चले जाए। कैंसर के उपचार। तो कल के लेक्चर में कोई डाउट्स है आप लोग को? लीजिए लीजिए, आजकल कैंसरों के उपचार के लिए सर्जरी सर्जरी जानते हैं ना? शल्य चिकित्सा, सर्जरी, रेडियोथेरेपी यानी कि विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। का सहारा लिया जाता है। हो गया। विकिरण चिकित्सा में विकिरण चिकित्सा में ट्यूबर सेल्स को घातक रूप से घातक रूप से किरणित किया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसके पास की कोशिकाओं को कोई क्षति न हो। कैंसर सेल को मारने के लिए कैंसर सेल को मारने के लिए कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी जानते हैं ना, रसायन चिकित्सा। जैसे युवराज सिंह को हो गया था कैंसर, तो देखे होंगे टीवी में अखबार में बहुत बार दिखा रहा था उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। तो अभी हम समझाएंगे, कीमोथेरेपी लिख लीजिए, बल्कि समझाएंगे तो बता। कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कुछ औषधि इसमें से कुछ औषधि विशेष ट्यूबर सेल्स के लिए विशेष ट्यूबर ही प्रयोग में लाई जाती है। मतलब कि वह केवल उसी पे लागू होगी, दूसरे पे नहीं। विशेष का यही मतलब होता है। बोलिए जी, हो गया। अधिकांश औषधि के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना। आप लोग देखे होंगे जो लोग बहुत ज्यादा दवा खाते हैं ना, या ज्यादा दिन तक औषधि लिए हों, तो शरीर पर उसका साइड इफेक्ट आएगा। बाल का झड़ना, त्वचा पे गांठ बन जाना, शरीर पे दाने दाने निकल जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ जी, हो गया। जैसे बालों का झड़ना, एनीमिया हो जाना इत्यादि।
हो गया। अधिकांश कैंसर का उपचार अधिकांश कैंसर का रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी मतलब विकिरण चिकित्सा। रेडियोथेरेपी, सर्जरी, हो गया, सर्जरी आदि के द्वारा किया जाता है। ट्यूबर सेल्स प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाई जाने, पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती है। इसीलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं। जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि वाई इंटरफेरॉन, जैसे कि वाई इंटरफेरॉन जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और कैंसर को नष्ट करने में कैंसर का नष्ट करने में सहायता करता है। आगे अब इतना को समझ लीजिए। बोले, देखिए किसी भी इंसान को अगर शरीर के किसी भी एक हिस्से में कैंसर हो गया है तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैंसर दो प्रकार के हैं, एक बिनाइन, एक बिनाइन है, दूसरा मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट है। अब आपको याद होगा कि बिनाइन में जहां भी ट्यूबर हुआ है या जहां की सेल कैंसराइज हो गई है ये उसी भाग को ही केवल प्रभावित करेगा, और मैलिग्नेंट में यह जहां हो गई है वहां के अलावा उसी शरीर में अन्य भागों पर भी ये अपना इफेक्ट डालेगा, यानी उसे कैंसराइज करेगा। दिमाग काम किया? तो जब हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं यानी कि उसके उपचार के लिए जा रहे हैं तो मेरे सामने दो चुनौतियां होंगी ना, एक कि जिस भाग में कैंसर हुआ है वहां भी उपचार देना है और उसके अगल बगल या बॉडी के अन्य जो पार्ट्स हैं वहां भी कैंसर का प्रभाव न पड़े अतः उसे भी सिक्योर करना है। तब न किसी व्यक्ति को हम कैंसर हो गया है तो कैंसर से बचा सकते हैं और अन्य शरीर के हिस्से में कैंसर न फैले ऐसा उपाय कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो अब जब हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे दिमाग में दो विचार रहते हैं कि मैलिग्नेंट टाइप का भी कैंसर हमें ठीक करना है और बिनाइन टाइप भी ठीक करना है। मतलब जिस अंग पे ये सब बताए ना आपको, अब आप उसको भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा।
तो उस जगह पर जहाँ कैंसर हुआ है वो जगह भी ठीक होनी चाहिए और अन्य जगह भी नहीं फैलनी चाहिए। तो इसलिए हम कैंसर का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमारे पास प्रमुख रूप से पहली विधि होती है सर्जरी, यानी कि सर्जरी थेरेपी। थेरेपी माने उपचार, जानना चाहिए। दूसरी है रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तीसरी आप कह सकते हैं कीमोथेरेपी। चौथी आप कह सकते हैं स्पेशल थेरेपी, जो अभी मैं आपको कह रहा था। बात समझ आ रही है? तो देखिए इसमें है क्या कि जैसे सपोज करिए कि ये हिस्सा कैंसराइज है, तो अब हमारे सामने एक विकल्प हो सकता है सर्जरी थेरेपी, कि हम उस पूरे एरिया की कैंसर सेल को सर्जरी करके निकाल दें। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब ये जितना मेरा कहना है उतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हमें उस भाग में पहले पता करना पड़ेगा कि कितनी सेल कैंसराइज हो गई हैं। जो अभी परसों या कल के लेक्चर में बताया कि कैंसर का पहले हमें पता लगाना होता है रसायन विधि द्वारा कि किस एरिया में कैंसर फैला हुआ है। इसलिए जितना कहना या थ्योरी इजी है वो इजी नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको शरीर में जांच करनी पड़ेगी ना। कैसे जांच करनी होगी? कल बताया गया सेल के जरिए, ब्लड के जरिए और बोन मैरो के जरिए। एक एक कड़ी जोड़ी है ना, आपको कल 3 दिन से ये ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, तो वो सिस्टम सिखाए जा रहे हैं, तो आप उसको स्टोर रखेंगे तो पकड़ आएगा। तो हम सर्जरी करके निकाल सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं रेडियोथेरेपी। इस थेरेपी में हम विकिरण करते हैं। तो जो किरण फेंक रहे हैं एक कुशल व्यक्ति होना चाहिए जो उतनी ही भाग पर किरणों को फेंके जितनी भाग की एरिया कैंसराइज है। नहीं तो अगर वो स्वस्थ या हेल्दी सेल पर फेंक दिया तो बोलो हेल्दी सेल भी मर जाएंगी। क्योंकि हम जब रेस के जरिए, विकिरण के जरिए करते हैं तो विकिरण का मतलब कि अब हम वहां सर्जरी ना प्रयोग करके किरण को डालकर उसको तोड़ रहे हैं। तो जितने एरिया में वह फैला है अगर हम कुशलता से वहां फेंकेंगे तभी वो सेल रिमूव होगी। हेल्दी पर डाल दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम रेडियोथेरेपी में जब विकिरण करते हैं तो उस एरिया के किरणों पर ही फोकस करके रेडिएशन करते हैं और इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि जो हेल्दी सेल हैं या उसकी नेबरिंग सेल्स हैं उस पर इसका प्रतिकूल असर। अतः अगर पढ़ने की संभावना है तो हम उसके लिए विशेष रूप से स्पेशल रसायन का इस्तेमाल करते हैं। अथवा अगर रेडियोथेरेपी नहीं कर रहे हैं तो हम उस स्थान पर एक रसायन कीमोथेरेपी का लेप लगा करके उसको रिमूव करते हैं। तो ये तरीका होता है जिससे हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दिमाग काम कर रहा है? अभी कोई प्रॉब्लम? तो अब आगे बढ़ा जाए। आइए आगे। स्टेम सेल, स्टेम सेल्स। हो गया। इस पर शॉर्ट नोट कई बार आ चुका है स्टेम सेल्स पे, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। आपको मैं लिखाने से पहले पुनः याद दिला दूं। एक दिन मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में कहा था कि आज के डेट में जिस प्रकार का हम लोग दूषित भोजन कर रहे हैं और जिस प्रकार के प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं उसकी वजह से आज हमारे शरीर के जो अंग हैं जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये बड़ी जल्दी ही हमारा साथ छोड़ दे रहे हैं। अर्थात ये फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं कायदे से। तो ऐसे में आज आर्गन का ट्रांसप्लांटेशन लोगों में बढ़ रहा है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, किसी का लंग्स का हो रहा है, किसी का किडनी का हो रहा है। तो ये बातें एक प्रकार से आज एक कॉमन समस्या हो रही है।
तो मैंने एक दिन कहा था कि इंसान जब पैदा होता है तो जिस प्लेसेंटा से वो माँ के शरीर में रहकर प्लेसेंटा के जरिए फूडिंग ले रहा था, अम्लीफेरस कार्ड के जरिए माँ के बॉडी से उसको ट्रांसप्लांट हो रहा था, तो जब वो जन्म लेता है तो जन्म के समय ये ट्रांसप्लांट भी बाहर आता है, तो हम इसे आज के डेट में स्टोर कर लेते हैं और शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं, अगर हम इस प्लेसेंटल सेल से उसको बना लें, तो बनाकर अगर हम उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दें तो वो व्यक्ति को हम अपने हिसाब से लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक इंसान का किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो किडनी हम दूसरे इंसान का लगाते हैं। जैसे अभी अमेरिका में एक अभी हाल का रिसर्च है, मुश्किल से आप लोग पढ़े होंगे, पेपर में दिया था 2 हफ्ते पहले, कि पहला सुअर के हृदय का ट्रांसप्लांटेशन मनुष्य के हृदय में किया गया। यानी कि सुअर का हार्ट निकाल करके इंसान के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया और देखा गया कि वो बहुत सही फंक्शन कर रहा है। तो ये देखिए, तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज कही जाएगी। अभी देखे होंगे आप, हमारे 2 नेता बहुत ही अच्छे, सुषमा स्वराज जी और हमारे जेटली साहब, जो वित्त मंत्री हुआ करते थे पिछली गवर्नमेंट में, उन लोगों ने किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कराया अमेरिका जाके, और इंडिया जब लौटे तो 1-2 महीने के बाद फिर इन्फेक्शन शुरू हो। तो ऐसी समस्या हर इंसान के साथ है कि अगर वो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किसी दूसरे आदमी से लेकर के करा रहा है तो वह 1 आध महीने 2 महीने ठीक रहते, फिर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात वो सूटेड नहीं हो पाते और उन लोग की मृत्यु हुई। आप जानते भी हैं इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर यही हम उनके स्टेम सेल्स अर्थात प्लेसेंटा से, अगर उनका प्लेसेंटा स्टोर कर लिया गया होता और उससे हम उनका किडनी बनाते या उससे हम उनका शरीर का कोई हिस्सा बनाकर उनको ट्रांसप्लांट करते, तो वह और अभी जीवित रहते। क्यों? क्योंकि उसके फेलर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं शरीर का वो हिस्सा है। तो जैसे हमने एनिमल एनाटॉमी में बताया कि कोशिका जब डिवाइड करती है तो डिवाइडेशन के बाद जब उनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब वो कोशिका अन्य कोशिका से रूप, रंग और आकार में भिन्न हो जाती है। निर्माण एक ही जगह से होता है। अभी मैंने हाल में ही प्लांट एनाटॉमी पढ़ा रहा था, रोज वीडियो भेजा जा रहा है, अब तो खत्म हो गई, कल प्लांट एनाटॉमी खत्म हो गई। तो अब इसीलिए साइंस में सबसे अधिक वाइवा 3 ही जगह से पूछे जाते हैं, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। अगर ये तीनों बच्चे को आ रहा है इसको मतलब पूरी बायोलॉजी आ रही है उसको। तभी कल परसों के लेक्चर में पूरी एनाटॉमी खत्म हो गई। तो वही एनाटॉमी हम इंसान की भी है। तो जब सेल डिवाइड होकर के किसी एक कार्य के लिए लगती है, तो कार्य के आधार पर वो डिवाइड हो, वो उसमें डिफरेंशिएशन आता है, यानी उसमें विभेदन आता है, लेकिन जो रचना है, ओरिजिन है, वो सबकी एक ही होती है। उसी स्टेम सेल हम अगर कोई कोशिका से बनाएंगे और उसका विभेदन कर देंगे तो वह दूसरे से भिन्न हो जाएगी, और भिन्न हो जाने के कारण उससे हम अलग अलग कार्य करके अलग अलग कार्य हेतु नई नई अंग का निर्माण कर सकते हैं। यही स्टेप करती है। अंडरस्टूड? जैसे कि प्लेसेंटा से निकाल के हम किडनी बना लिए, प्लेसेंटा से निकाल के हार्ट बना लिए, तो अगर किडनी फेल हो गई और हम इस किडनी को उसको लगाएंगे तो ये उसको सूटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पढ़ाई हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं और बायोटेक्निक के जरिए हम उसकी प्लेसेंटा को रिजर्व करके उसमें से स्टेम सेल लेकर हम भिन्न प्रकार की सेल बना करके हम आर्गन का निर्माण कर सकते हैं। काम करके अब लिखिए, मल्टी सेलुलर एनिमल्स की मल्टी सेलुलर एनिमल समझ गए?
हम सब लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, यानी जितने भी बहुकोशिकीय हैं, यानी जो भी मेटाजोआ के सदस्य हैं, एनिमल की बायोलॉजी की भाषा में बात करें तो, जैसे आपने 11 में पढ़ा है कि एनिमल को हमने कुल 11 संघ में बांट दिया है। पूरी फिर सिलेंट्रेटा, उसी को निडेरिया भी कहते हैं, टीनोस्पोरा, प्लेटीहेल्मिन, थेस्किलहेल्मिन, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा। तो ये आप लोग पढ़े हुए हैं 11 में। तो जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर है और बाकी सब मल्टीसेलुलर है। इसी को स्टोरर और सिंजर ने बांटा था प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। तो जितने भी मल्टीसेलुलर है सब मेटाजोआ, और हम ये स्टेम सेल उन्हीं की बात कर रहे हैं मेटाजोआ की, यानी जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है। और अब हमने एक शब्द लिखा है अनडिफरेंशिएटेड, यानी जब तक कोशिका में विभेदन नहीं हुआ है तब तक वो प्लेसेंटल सेल है, तब तक वो स्टेम सेल है। और जैसे डिफरेंशिएशन हो जाएगा अब वो सेल डिफरेंशिएट हो गई, यानी अब वो किडनी की हो गई, लिवर की हो गई, या उस भाग की। इस बात को हमने 1000 बार समझाया है, आप लोग के भी दिमाग में जरूर होगा। कोई भी कोशिका की, बार बार यही कह रहा हूं, कोई भी कोशिका की उत्पत्ति एक ही जैसी है। जब वो किसी एक कार्य करने के लिए विशेष रूप से उपायोजित कर दी जाती है तब वो हो जाती है, उस नाम से जानी जाती है। जैसे हम आप सब इंसान ही हैं, लेकिन अब हम में से किसी ने डॉक्टरी का पेशा अपना लिया, किसी ने टीचिंग का, किसी ने किसानी का, किसी ने सड़क पर रिक्शा चलाने का। तो अब हम सब का शरीर तो एक ही से बना है, लेकिन हम लोग कार्य के आधार पर विभेदित हो गए हैं, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो डॉक्टर से हम उम्मीद ना करें कि वो रिक्शा खींच देगा, और रिक्शा वाले से उम्मीद ना करें कि वह जाके डॉक्टर का काम कर देगा। आल्दो उसको भी वही बॉडी है, उसको भी वही बॉडी है, बट फंक्शन के आधार पर अब वो भिन्न हो गए हैं। जैसे कोई अध्यापक है तो वो जाकर के आर्मी का काम नहीं कर सकता, आर्मी वाला टीचर का काम नहीं कर सकता। तो हर कोई अब डिफरेंशिएट हो गया है। जब तक आप पढ़ रहे थे अनडिफरेंशिएटेड थे, उसी तरह जब तक कोशिका ओरिजिन हो रही थी अनडिफरेंशिएटेड थी, और जब वो किसी कार्य के लिए उपायोजित हो गई तो वो डिफरेंशिएटेड हो गई। मेरी बात समझ आ गई? तो मल्टी सेलुलर जीव में ऐसी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिनमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता हो, ठीक है ना? हो गया बेटा? क्षमता हो, उन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। आया भाई? समझ आ रही है कि अभी नहीं? उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। यानी जब तक अनडिफरेंशिएट है, मैंने एक ही बात समझे, जब तक आप लोग अभी, जब तक कोई न इसमें डॉक्टर इंजीनियर है कुछ नहीं है, तब तक आप सब एक स्टूडेंट या एक इंसान हो। कल जब डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा तो आप में से कोई डॉक्टर बुलाएगा, कोई इंजीनियर बुलाएगा, या कोई भी बुलाएगा, तो वो हो गई डिफरेंशिएटेड सेल। तो जब तक वो अनडिफरेंशिएटेड है तब तक वो प्लेसेंटल सेल है, यानी वो स्टेम सेल है, यानी वही उसकी मूल कोशिका है। अब आ गया समझ? अगली हेडिंग दीजिए, स्टेम सेल लाइन। स्टेम सेल लाइन हिंदी में कहेंगे स्टेम कोशिका वंशक्रम। वंशक्रम
एक मूल स्टेम सेल से प्रयोगशाला में तैयार किया गया कोशिकाओं का ऐसा समूह ऐसा समूह जो आनुवंशिक दोषों से मुक्त हो, आनुवंशिक दोषों से मुक्त हो तथा निरंतर नई स्टेम सेल बनाती रहे। स्टेम सेल तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को स्टेम सेल लाइन कहते हैं। स्टेम सेल लाइन कहते हैं। बताइए जी, क्लियर है? आइए देखिए मैं क्या बोला अभी अभी, आप लोग अगर ध्यान से बात सुन रहे हैं तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। मैंने कहा कि जब किसी मदर से कोई एक संतान पैदा होता है, अब वो संतान या सन होगा या डॉटर होगी, तो माँ के शरीर से जब वो आउटपुट होता है तो उसी के साथ माँ का प्लेसेंटा भी आता है, उसी को मैंने कहा स्टोर कर लीजिए, और यही है स्टेम सेल जो अभी अनडिफरेंशिएटेड है। तो अब हम इस स्टेम सेल को ले लिए, स्टोर कर लिए, अब हम इसको लैब में ले गए, यानी प्रयोगशाला में। अब लैब में ले जाकर के हमने इस स्टेम सेल से डिफरेंशिएट करके इससे ब्लड सेल बना लिया, नर्व सेल बना लिया, लीवर बना लिया, किडनी बना लिया। तो अब ये जो हम नई नई सेल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये बताइए डिफरेंशिएट होकर बन रही है, जिसमें कोई भी न तो जेनेटिकल डिजीज है ना ही कुछ है, एकदम शुद्ध शुद्ध श्योर है, परफेक्ट है। तो इसे बोलते हैं स्टेम सेल। और अब आप अगर इस बात को रेखांकित करके समझ लिए, तो अब कल के डेट में ये जो प्लेसेंटा से अभी बच्चा जन्म लिया, उसका नाम यक्स है। कल यह यक्स इस दूषित वातावरण में रह रहा है, अशुद्ध पानी पी रहा है, चाट खा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि आप भी जानते होंगे, अखबार में भी पढ़ते होंगे, चाहे विज्ञान में, सबसे ज्यादा आज के डेट में मनुष्य को पेट संबंधी या शरीर के किसी भी क्षेत्र के संबंधी बीमारी अगर आज के डेट में आ रही है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण टीवी के विज्ञापन में दिखाए जाने वाले फास्ट फूड है। और हम इंसान नेचुरल भोजन छोड़कर जितना फास्ट फूड की ओर भाग रहे हैं, वही हमारे शरीर में रोग या व्याधि पैदा कर रहा है, वही हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए अब आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में अब खेत में होटल खुल रहे हैं। अभी एक नई कल्चर आ रही है कि आपको हाईवे पर कोई 10 बीघा का खेत है, उसने खेत को अपने खेत में पेड़ पौधे सब फल फूल सब लगा लिया, उसी में होटल खोल दिया, और वह अपने यहाँ सारा काम खेत में पैदा हुआ भोजन से ही एकदम शुद्ध बना रहा है। आप आइए, खाना खाइए, शुद्ध खाइए, शुद्ध जाइए। ये एक नई कल्चर अब आ रही है। बात पकड़ में आ रही है? तो आप सोच के देखिए,
आज से बहुत समय पहले भी तो हम लोग यही करते थे कि साग सब्जी बाजार में आती थी, खरीद के ले जाते थे, घर में बना के खाया करते थे। और आज अब हर चीज का बाजार में पैकेजिंग आ गई। मीट मटन का भी पैकेज आ रहा है, मसाला का पैकेट आ रहा है, और बहुत सारे आ रहे हैं। अब वो हम खरीद के ले जाके खा रहे हैं तो रोग आ रहे हैं, और अगर नेचुरल खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही मेरे कहने का है। तो इसलिए जितनी आप अशुद्धियां खा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो यक्ष नाम का आदमी है, जो अभी इस मदर से पैदा हुआ है, वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसने नेचुरल चीजों को खाने के वजह अननेचुरल चीज खाना शुरू किया, और लिहाजा उसका किडनी खराब हो गया, तो शरीर के अंग खराब होने लगे। अब कल जब उसको प्रॉब्लम आ गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो अब उसी का यह वाला प्लेसेंटा अगर स्टोर किया गया है, तो अब हम इससे उसकी किडनी बना के उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो ये एकदम सूटेड होगा, और उसके लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये कह रहा है। आया क्लियर हुआ? तो ये स्टेम सेल लाइन है। अब मुझे समझा दीजिए कहां दिक्कत है। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी अब मदर कौन है? मल्टीसेलुलर एनिमल। किसी भी मल्टीसेलुलर एनिमल में जो उसकी कोशिकाएं हैं, जो जेनेटिकली किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल से लेकर लैब में लेकर उससे डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल बना दी जाए, तो ये कार्य कहलाता है स्टेम सेल लाइन। अब बताइए कहां दिक्कत है? पक्का समझ में आ गया? लीजिए, स्टेम कोशिका पदानुक्रम एवं प्रकार। हेडिंग, स्टेम कोशिका पदानुक्रम एवं प्रकार। यानी हियरार्ची एंड टाइप ऑफ स्टेम सेल। आया बेटा? जैसे से बता रहे हैं, क्लियर है ना? तो ये रफली जो लोग बना रहे हैं ना, उनको आसान होगा घर जाके पढ़ने में। ये छोड़ देंगे तो वो लिखल का नहीं आएगा आपको। एनीवे, जैसे आपको समझ आए, जो तरीका है वो बता दे रहे हैं। चले बेटा, अब लिखिए, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं एवं ऊतकों में डिफरेंशिएट होने के आधार पर डिफरेंशिएट होने के आधार पर स्टेम सेल का पूर्ण शक्त, बहुशक्त, अंशत शक्त, अंशत शक्त, हो गया, या एक शक्त, जाइगोट, जिससे शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण किया जा सके। समझे? आपके सामने ये देखिए, बोल रहा है वो भाषा, किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण किया जा सके, वह स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल जो बताओ कहां से प्राप्त हुआ है? देखो चित्र में, प्लेसेंटा से। जो मदर के प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। अब देखो, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये सब चित्र जिसको, अब देखो ये सब देखो, डिफरेंट डिफरेंट सेल बनाया मैंने,
किससे बनाया? जिससे बनाया वह है स्टेम सेल। क्लियर है? इसीलिए सब जिसको पढ़ने आ जाएगा उसका याद करना ही नहीं, वो तो अपने से लिखेगा। हाँ जी, हो गया। ये 3 प्रकार की होती है। ये पहला एडल्ट स्टेम सेल्स, तीन प्रकार की है। पहला एडल्ट स्टेम सेल, दूसरा मदर स्टेम सेल, मदर वाली का नाम बल्कि ये लिख दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया, एम्ब्रॉयनल, यानी वही भ्रूण। मदर में कहां से है? भ्रूण से ना आया है, लिख दे रहे एम्ब्रॉयनल स्टेम सेल, दोनों लिख दिया। ओके। और तीसरा फेटल स्टेम सेल। फेटल का अर्थ समझी गए? गर्भ भ्रूण। फेटल स्टेम सेल। अरे भाई बोलो, स्टेम सेल का प्रकार का हो गया? एक एडल्ट स्टेम सेल, दूसरा एम्ब्रियोनल स्टेम सेल, तीसरा फेटल स्टेम सेल। आगे अब एक एक करके। पहला एडल्ट, अब इसका तो नाम ही से समझ आ गई होगी आपको। जैसे ये देखिए, मदर ने संतान पैदा कर दी, अब वो संतान कल बड़ा होकर आप लोग जैसा वयस्क हो गया, तो आपके वयस्क सेल से जो लेंगे वो होगा एडल्ट वाला। इस प्रकार की स्टेम सेल का निर्माण स्टेम सेल का जन्म के बाद शरीर के कुछ विशेष भागों में होता है। विशेष, हाँ, अब जैसे देखिए जैसे आप लोग एक स्वस्थ इंसान है, अब आपके बोन मैरो की सेल ले लिया, तो बोलो बोन मैरो से ब्लड फॉर्म होता है, तो हम अब उससे आरबीसी की सेल बना डालें, तो देखो वो हो गई एडल्ट स्टेम सेल। नहीं समझ आ गया? तो जैसे लिख दो, जैसे बोन मैरो की स्टेम सेल्स इत्यादि। हो गया। अब दूसरा ले लो बेटा, एम्ब्रियोनल स्टेम सेल। अब एम्ब्रियोनल का मतलब तो आप समझ ही गए क्या? देखो, जब मेल और फीमेल ने रिप्रोडक्शन किया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट के बाद क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एम्ब्रियो। अब इस समय वाला जो निकालेंगे वो एम्ब्रियो। ले लो, सब पढ़े हो, बस खाली पीछे का कनेक्शन जितना अच्छा रहेगा आराम आ जाएगा। निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात, अच्छा, अब ये वाली जब बात कहूं तो कहानी तो याद होगी ही। 2 घंटे से 2 दिन लगते हैं कि खत्म है सब, वही निषेचन के पश्चात दूसरे से 9वें सप्ताह के दौरान, दूसरे से 9वें सप्ताह के दौरान प्रो एम्ब्रियो, यानी भ्रूण से पूर्व की अवस्था, प्रो एम्ब्रियो है ना। अब प्रो एम्ब्रियो कौन है भाई? ब्लेस्टुला। ब्लेस्टुला अर्थात ब्लेस्टुला। हो गया।
कि अगर सेल निकाली जाती है तो उन सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल स्टेम सेल्स कहते हैं। एम्ब्रियोनल स्टेम सेल। अब ठीक बात है। अब तीसरा लीजिए, फेटल यानी कि गर्भ वाला, फेटल स्टेम सेल यानी गर्भ स्टेम कोशिका। अब बोलिए, 9 सप्ताह के बाद तो गर्भ आ जाता है ना, 9 7 63 यानी 2 महीने। क्लियर है? देखिए, 9वें सप्ताह से लेकर जन्म होने तक, जन्म होने तक के भ्रूण को गर्भ कहते हैं। यानी उसके पहले एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फेटल, वो गर्भ कहते हैं। सुने होंगे कि पेट में गर्भ है यानी बच्चा है। गर्भ, गर्भावस्था को बनाने वाली स्टेम सेल्स जो अंत तक विभाजित होती है, विभाजित उससे प्राप्त होने वाली स्टेम सेल को स्टेम, फेटल स्टेम सेल कहते हैं। अब आगे बोलिए, अभी जो लिखे समझ गए हैं कि एक बार मैं यहाँ बोर्ड में समझा दूं? कंफर्म? हेडिंग डाल दीजिए, मानव स्टेम सेल कोशिका, मानव स्टेम कोशिकाओं के स्रोत। हो गया? तो अब कल के लेक्चर में इसी पे बात होगी। अभी जितना बता दिए कंफर्म है? थैंक यू।